स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ पहला प्रयोग भगवान का नाम लेके। और जैसे जैसे शब्द मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ जैसे जैसे वैसे सीख लेना। ये प्रश्न 3 नंबर के अंदर छपेगा। प्रश्न संख्या 16 आएगा बोर्ड के अंदर इस बार। ये विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस of primary cell by using पोटेंशियोमीटर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो हमें पता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है पिछले वीडियो में पढ़ा। पोटेंशियोमीटर क्या है ये भी हमें पता है, विभव मापी पता है। अब ये साला प्राथमिक सेल क्या होता है वो बता देता हूँ। प्राइमरी सेल क्या होता है, देखो दो तरह के सेल आते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। ध्यान से सुनना, विभव मापी में तो प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। आपको पता हो तो जैसे अपन बाजार से वो घड़ी का सेल लाए, काम में लिया फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, वो होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, जिसको वापस चार्ज नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल होता है सेकेंडरी सेल, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, ठीक है, और भी कैमरे के जो सेल आते हैं वो वाले चार्जिंग वाले सेल आते हैं ना, उनको यानी अपन उसको वापस काम में ले सकते हैं, वापस रिचार्ज कर सकते हैं, उनको चार्ज कर सकते हैं, उसको कहते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। तो अब जैसा सर्किट मैं बना रहा हूँ और जैसे 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 मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीख लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये विभव मापी AB पोटेंशियोमीटर, कितने मीटर लंबा तार है, 10 मीटर लंबा तार है। और इसमें ऊपर हम बना देंगे प्राथमिक परिपथ हमेशा के जैसे, और ऊपर बड़ी बैटरी होगी, हमें पता है ये प्राइमरी सर्किट। और जहाँ जहाँ मैं करंट की डायरेक्शन लगा रहा हूँ वहाँ आपको लगानी है, इसके अलावा नहीं लगानी। और ये कनेक्ट करना है, इसको टच करना है यहाँ से। अधिकतर लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे हवा में रखते हैं साले, फिर नंबर कट जाएंगे। ध्यान रखना, हवा में नहीं रखना है, टच करना है इसको। ये ई यानी EMF, P यानी प्राइमरी सर्किट के लिए। ये प्राथमिक सेल नहीं है, ये प्राइमरी सेल नहीं है, ये प्राथमिक परिपथ की बैटरी है। ये है कुंजी K की, और ये रियोस्टेट RH, और ये प्लस से माइनस, ये करंट फ्लो हो गई। जहाँ मैं करंट की डायरेक्शन लगाता हूँ वहाँ पर लगानी है आपको। ये हमारा प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। और द्वितीयक परिपथ के लिए हम लोग नीचे क्या लगा देंगे, प्राथमिक सेल लगा देंगे। द्वितीयक परिपथ में प्राथमिक सेल लगा देंगे, यानी कि सेकेंडरी सर्किट के अंदर द्वितीयक परिपथ में प्राथमिक सेल लगा देंगे, प्राइमरी सेल लगा देंगे, जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। और मान लिया इसका विद्युत वाहक बल ना, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो E है, EMF। और यहाँ से लगेगा एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर, और ये जो कि J। और इस सेल के समांतर क्रम में, इस सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, और एक कुंजी और लगा देंगे K। अब ये हो गई K1 और ये हो गई K2। अब ये यहाँ पे करंट फ्लो होगी प्लस से माइनस, क्योंकि ये स्विच ऑन है। ध्यान रखना, यहाँ कभी भी करंट की डायरेक्शन मत लगा देना, नीचे से ऊपर करंट खाएगा तो वो फिर विभव मापी गड़बड़ हो जाएगी। बताया था मैंने आपको सारा कुछ। ये बन गया इसका सर्किट। अब इसकी सर्किट को तुम 10 बार बना लेना, याद कर लेना। अब एक और सुन लो मेरे बच्चों, अधिकतर स्कूलों में क्या किया जाता है कि इस डायग्राम को सजाने के लिए ये जो नीचे जो ये पार्ट लगाया ना मैंने, उसमें यहाँ पे लगा देते हैं बेटे RB, जैसे बाप का राज हो यहाँ पे, ऐसे। इससे दिखने में क्या थोड़ा अच्छा दिखता है चित्र, ठीक है। इसके लिए इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इस तार को यहाँ से मिला देते हैं ऐसे, और इसको भी यहाँ सीधा मिला देते हैं ऐसे, कि सर अच्छा लग रहा है ऐसे। तो ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाए, मैं ऐसा लेबोरेटरी के अंदर करके देख चुका हूँ स्कूल के अंदर। इससे गलत आती है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस निकालनी है, ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। ये गलती मैं लेबोरेटरी के अंदर कर चुका हूँ, आंसर नहीं आता है, मतलब चलता ही नहीं है सर्किट ही।
अगर यहाँ से जोड़ दिया तो अब दिखने में तो यहाँ से जोड़ोगे तो अच्छा दिखेगा, लेकिन हमको ऐसा ही बनाना है ये सर्किट। आगे बात समझ में, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये बन गया सर्किट। अब मैं बता देता हूँ इसकी परिपथ व्यवस्था। नोट्स आपको शाम को मिल जाएंगे या कल मिल जाएंगे। सर्किट अरेंजमेंट, सर्किट अरेंजमेंट में कुछ नहीं है बच्चों, पहले इस डब्बे को लिखना है, फिर इस डब्बे को लिखना है, फिर इस डब्बे को लिखना है, हो गया परिपथ व्यवस्था, सर्किट अरेंजमेंट। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम विभवमापी ए बी के श्रेणी क्रम में एक बैटरी ईपी, एक कुंजी K1, ये एक मार्गी कुंजी है, वन वे की है, ठीक है, और एक धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। यानी सबसे पहले पोटेंशियोमीटर AB के साथ में एक बैटरी EP, ठीक है, और एक K1 की और एक रियोस्टेट RH को सीरीज में कनेक्ट करके प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट करते हैं। फिर इस डब्बे को लिखना है। द्वितीयक परिपथ में उस सेल को लगाते हैं जिसका प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, उसके साथ धारामापी जोड़ते हैं और धारामापी को विसर्पी कुंजी जोकी से जोड़ते हैं। यानी सेकेंडरी सर्किट के अंदर उस सेल को जोड़ा जाता है, प्राइमरी सेल को, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर और उसके साथ जोकी। और थर्ड लाइन आ जाएगी इस डब्बे की। इस सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स RB और एक कुंजी K2 को चित्रानुसार जोड़ देते हैं। यानी इस सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक वन वे की K2 को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये और किताब उठा के देखना, ये की भाषा है परिपथ व्यवस्था में। और अब मेरी बात और सुन लो, परीक्षा के अंदर केवल चित्र पूछता है और केवल डेरिवेशन पूछता है, तो ध्यान रखना अगर आपने ये सर्किट अरेंजमेंट नहीं लिखा और पूरी वर्किंग नहीं लिखी तो नंबर 0 मिलेंगे। 0 तो नहीं मिलेंगे, 3 में से 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन तो इसका 2 लाइन का ही है। क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो लैंग्वेज बेस्ड चलता है कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये जो भी मैं अभी बताऊंगा क्या करेंगे, जो आई बात समझ में। तो ये सर्किट अरेंजमेंट लिखना जरूरी है, और वो वर्किंग जो मैं बता रहा हूँ विद डेरिवेशन वो उसी के अंदर चलेगी। थीम पूरा कंप्लीट करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, ध्यान रखना। यूँ मत खुश मत हो जाना कि सर्किट बन गया तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, और 1.5 नंबर में 2 लाइन डेरिवेशन की करने, इसका डेरिवेशन 2 ही लाइन का है, पूरे चैप्टर में डेरिवेशन 2 लाइन के ही है, तो उनसे कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। आई बात समझ में। तो परिपथ व्यवस्था के अंदर कुछ नहीं, इस डब्बे को लिखा, इस डब्बे को लिखा, इस डब्बे को लिखा। सर्वप्रथम विभवमापी AB के साथ श्रेणी क्रम में बैटरी EP, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। द्वितीयक परिपथ में उस सेल को लगाते हैं, उस प्राथमिक सेल को लगाते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इस सेल के साथ में धारामापी और विसर्पी कुंजी को जोड़ते हैं। इस सेल के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी K2 को जोड़ते हैं। बस हो गई, 3 लाइनें तो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियोमीटर AB के साथ में बैटरी EP, ये बैटरी है, ये सेल है, और ऊपर बड़ी बैटरी बनेगी, ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, नहीं तो शून्य विक्षेप नहीं मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक कुंजी K1 के ये की K1 और रियोस्टेट RH को सीरीज में जोड़ के प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट करते हैं। सेकेंडरी सर्किट में उस सेल को लगाते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर और जॉकी को जोड़ते हैं। उस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की K2 को कनेक्ट करते हैं। ये तो हो गया सर्किट अरेंजमेंट, आ गया समझ में। अब बात आती है, ध्यान से सुनना, इसकी वर्किंग की। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना वर्किंग कार्यविधि। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ, वैसे तो नोट्स में मैं सब लिख दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, K1 को ऑन करेंगे और K2 को ऑफ करेंगे। मतलब ये स्विच ऑन करेंगे और ये स्विच ऑफ करेंगे। मतलब हिंदी में लिखें तो K1 को बंद करेंगे और K2 को खुला रखेंगे। ध्यान से सुनना हो, इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया। हिंदी में इसका मीनिंग उल्टा होता है, इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया। अगर इसको ऑफ किया तो ये नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। देखो, इसको अगर आपने ऑफ किया तो इस वायर में तो करंट फ्लो ही नहीं होगी नीचे वाले में। इसका मतलब इस नीचे वाले का कोई मीनिंग नहीं है इस समय। अगर K2 ऑफ है तो नीचे वाला है ही नहीं, एक तरह से फालतू में लगा हुआ, हवा में लगा हुआ वो तो, ठीक है। तो इस समय ये जो सेल है ना,
वो कौन से परिपथ में होगा? खुले परिपथ में होगा। ये जो सेल है ना ई, वो किस परिपथ में माना जाएगा? खुले परिपथ में, ओपन सर्किट में, क्योंकि अपन इससे करंट ले ही नहीं रहे, नहीं ले रहे हैं ना। तो इस समय हम लोगों को विभुमापी का जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, उससे V बराबर एक्सएल का जनरल फॉर्मूला लगाना है मन में। तो V की जगह इस सेल के लिए विद्युत वाहक बल आएगा। क्यों आएगा? EMF, क्योंकि सेल खुले परिपथ में है। X की जगह X, और जो बैलेंस लेंथ हमने फाइंड कर ली वो हो गई L1, E बराबर XL1। फिर से बताता हूँ, स्टेप 1 में क्या करना है। इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया, यानी इसको बंद किया। बंद किया मतलब चालू किया, मतलब बंद किया मतलब ऑन किया हिंदी में, और इसको खुला रखा यानी ओपन हो गई। तो इसका नीचे वाले कोई मतलब नहीं, और वही संतुलित लंबाई हम प्राप्त कर लेंगे जॉकी की सहायता से, बैलेंस लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला मन में लगाना है, V बराबर XL। लेकिन V की जगह E क्यों आया? क्योंकि सेल खुले परिपथ में है। तो इस समय ये जो विभवांतर होगा वो किसकी तरह होगा? विद्युत वाहक बल EMF के इक्वल होगा। X की जगह X, जिसने पिछले वीडियो देखे उसको पता होगा, और L1 का मतलब फर्स्ट बैलेंस लेंथ। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अब क्या करेंगे अपन? K1 तो पहले से ऑन थी, यानी K1 तो बंद थी पहले से, बंद का मतलब ऑन। अब सबसे पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से प्रतिरोध निकालेंगे, कुछ R, रेजिस्टेंस बॉक्स में से R ओम का प्रतिरोध निकालेंगे, और अब K2 को ऑन करेंगे, अब K2 को बंद करेंगे। बंद करने का मतलब डॉट अंदर डालेंगे, यानी ऑन करेंगे स्विच को। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहले इसको ऑन करते हैं फिर रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको ऑन, इसमें से रेजिस्टेंस बाहर, अब इसको ऑन किया, और इस समय ये सेल में से धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? अब ये नीचे वाला चलेगा सर्किट पूरा। ठीक है, इस समय ये जो सेल है ये वाला, ये किस परिपथ में हो जाएगा? बंद परिपथ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बच्चों? बंद परिपथ में, यानी क्लोज सर्किट के अंदर हो जाएगा। क्लोज सर्किट का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल थोड़ी ना होगा, EMF थोड़ी ना होगा, इस बार होगा टर्मिनल वोल्ट था, यानी टर्मिनल वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला मन में लगाना है, और वही बैलेंस लेंथ दूसरी फाइंड कर लेंगे L2। तो V की जगह V आएगा, क्योंकि विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, ये टर्मिनल वोल्ट था, टर्मिनल वोल्टेज। X की जगह X, और L की जगह जो बैलेंस लेंथ फाइंड की मैंने वो L2 फाइंड कर ली। आ गया समझ में आपको? यहाँ तक क्या मीनिंग है देखो, मैं फिर से बताता हूँ, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले इसको ऑन यानी कि बंद, इसको ऑफ यानी कि खुला, और संतुलित लंबाई प्राप्त कर दी L1 बैलेंस लेंथ। तो इस समय ये सेल खुले परिपथ में है, ओपन सर्किट के अंदर है, इसका मतलब ये विद्युत वाहक बल होगा, EMF होगा, E बराबर XL1। फिर इसको तो ये तो पहले से ऑन थी, इसमें से कुछ रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध बाहर निकालेंगे, इसको ऑन कर देंगे। इस समय ये सेल किस परिपथ में हो गया? बंद परिपथ में हो गया, क्लोज सर्किट में हो गया। क्लोज सर्किट में हो गया, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टता हो गई, टर्मिनल वोल्टेज हो गया V। फिर X की जगह X, और बैलेंस लेंथ वो संतुलित लंबाई, जब इस पे 0 में कांटा आ जाएगा वो फाइंड कर लेंगे। आ गया समझ में? अब हम सबको पता है फॉर्मूला क्या है, E बराबर V प्लस IR, जो मैंने अभी अभी लिखा था स्टार्टिंग में, E बराबर V प्लस IR। अब ध्यान से देखना, यहाँ से पहले तो इसको इधर और इसको इधर कर दो, V प्लस IR बराबर E। तो IR बराबर हो जाएगा E माइनस V, तो R बराबर हो जाएगा E माइनस V बटा I। अब सबको पता है ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR, ओम के नियम से। तो I बराबर कितना हो जाएगा? V बटा R। तो R बराबर E माइनस V बटा, इस I की जगह पे क्या रख दूंगा? V बटा R। तो ये V और वो बटा R ऊपर चला जाएगा, तो ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र बन गया। तो R बराबर, अब E की जगह मेरे पास समीकरण 1 में कितना है? XL1, माइनस V की जगह समीकरण में क्या है? XL2, अपॉन V की जगह क्या है? XL2, वही V इंटू R। अब ऊपर से X कॉमन आ गया, तो ऊपर से X कॉमन आ गया तो नीचे वाले X से कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये इस सूत्र में हम लोग मान रख के और क्या कर देंगे? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर देंगे। ये है पूरा डेरिवेशन।
पूरा आराम से 5 बार देखना पूरे वीडियो को। और ये डेरिवेशन जो करवाया है वो भी ढंग से आप लोग, कुछ नहीं है, पहले तो E बराबर XL1, V बराबर XL2, फिर E बराबर ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी लिखा था V प्लस आई आर, इसको इधर लिख दिया, अब ये उसको उधर भेज दिया, R की वैल्यू फाइंड किया। अब V बराबर IR होता है ओम के नियम से, I बराबर V बटा R, तो इस I की जगह V बटा R, वो R ऊपर चला गया, E की वैल्यू ये पड़ी, V की वैल्यू ये पड़ी, रख दी, X कॉमन आके कट गया, तो ये आंसर आ गया समझ में आपको। अब एक विशेष लाइन ध्यान रखना, इस प्रयोग में हम लोगों को क्या करना है कि इस प्रतिरोध बॉक्स में से अलग अलग प्रतिरोध निकालने हैं। एक बार तो ऐसे कर दिया पूरा एक्सपेरिमेंट, फिर दूसरी बार पुनः प्रयोग को दोहराएंगे। कैसे? प्रतिरोध बॉक्स में से, रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल के इस प्रयोग को दोहराते हैं। और ध्यान रखना, इसमें औसत ज्ञात नहीं करना है। ये दुनिया का एकमात्र एक्सपेरिमेंट है जिसमें एवरेज फाइंड नहीं करते हैं, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध थोड़ी थोड़ी देर बाद में बदलता रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी देर बाद में बदलता रहता है। तो इसमें हम सीमांत मान लिखेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर वैल्यूज। कैसे? मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे आपने 5 बार जैसे एक बार यहाँ से 1 ओम का प्रतिरोध निकाला और एक्सपेरिमेंट किया, फिर 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का, अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल के 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो आपकी वैल्यू मान लो 1 ओम से लेके 5 ओम तक आंसर आया। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 1 ओम से 5 ओम के बीच में है आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम से 5 ओम के बीच में, यानी हम रेंज लिखेंगे। तो आप ध्यान रखना, इसमें औसत ज्ञात नहीं करना है। बुक में गलती से लिख दिया औसत ज्ञात करेंगे, लेकिन वहां पे आगे जरूर सही कर दिया उसको। आपको लिखना है कि औसत ज्ञात नहीं करेंगे, हम तो सीमांत मान लिखेंगे, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को लिखेंगे। इस वीडियो को 5 बार देख लेना बच्चों, ये पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट आ गया समझ में। 5 बार देख लेना और रफ कॉपी के अंदर 5 बार कर लेना, उसके बाद में नोट्स भेजूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।